प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 3 बस की यात्रा आज आपको पढ़ाएंगे। प्रस्तुत पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है और यह एक हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्यात्मक मीन्स इसमें कटाक्ष किए गए हैं, व्यंग किए गए हैं आज की जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर, और उसमें से लेखक ने एक व्यवस्था चुनी है, यातायात व्यवस्था। आज के ज़माने की यातायात व्यवस्था सार्वजनिक कैसी हैं उसके ऊपर लेखक ने बहुत ही अच्छे कटाक्ष और व्यंग इस लेसन में किए हैं और हास्य शैली में इस पाठ को लिखा है। तो जो आम आदमी होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, उनके पास उतने साधन नहीं होते, निजी साधन, कि वो उससे यात्रा कर सकें। वो सार्वजनिक यातायात के यानी परिवहन के जो साधन होते हैं उसमें यात्राएं करते हैं। तो उनकी कैसी स्थिति होती है उन साधनों की, उसके बारे में लेखक ने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में इसमें बताया है। तो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं। पाठ 3 बस की यात्रा। मैं एक एक पहरा इसका पढ़ाऊंगा और उसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ में आपको बताऊंगा, और कोई मुश्किल लाइन आएगी या कोई पैराग्राफ का मीनिंग बताना होगा वो मैं अंत में आपको बताता जाऊंगा। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। पाठ 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। लेखक को जबलपुर जाना था और उसकी ट्रेन मिलेगी सतना से। लेखक पन्ना में है तो वो पन्ना से एक बस पकड़ के सतना तक जाता है। शाम को 5 बजे कोई बस जाती है, उसको पकड़ता है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कहते हैं कि हम 2 को हाजिर होना था। हाजिर मतलब उपस्थित, अपने काम पर जाना था, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसी तरीके से हम जा सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र मतलब यात्रा। लोगों ने समझाया कि शाम वाली बस में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ भी होगा तो रास्ते में क्या होगा, इसलिए शाम की बस से मत जाओ। ऑप्शन हाथ में रखो। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक का सवाल था कि क्या डाकू मिलेंगे रास्ते में, हमें डरा रहे हो इतना, कि नहीं बस डाकिन है। वो खुद ही डाकिन है। डाकू की स्त्रीलिंग वर्ड यूज किया है व्यंग्यात्मक रूप में। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब भक्ति भाव लेकर के मन में आ गया। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी। बूढ़ी का मतलब बहुत पुरानी थी, जैसी हालत इसमें दिखाई गई है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, कि उसके पास सदियों के, सैकड़ों सालों के अनुभव के निशान थे। कहने का भाव है जगह जगह टूटी फूटी थी, एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उसको अनुभव कर रहा है व्यंग्यात्मक भाषा में। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। सफर मतलब यात्रा, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि लोग क्यों नहीं इसमें यात्रा करना चाहते, क्योंकि बस बूढ़ी है, इसको बुढ़ापे में कष्ट होगा, इसलिए इसमें यात्रा नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, कि ये तो इतनी बूढ़ी होगी, इसकी तो पूजा की जानी चाहिए, इसका तो पूजा जाना चाहिए, इसको कैसे हम सवारी करें। लेखक व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है। आइए अगले पेज में देखते हैं। हाँ जी, कहता है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, कि जिनकी पार्टनरशिप थी उस बस के साथ, उस बस में वो भी जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। यानी हमने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि बस इतनी खटारा है, पुरानी है, क्या ये चलती है? उसने बोला बिल्कुल चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेकिन ने फिर कटाक्ष किया कि अपने आप चलती है, इसको धक्का लगाना पड़ता है। तो साझेदार ने, हिस्सेदार ने कहा कि अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेकिन कहते हैं कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अपने आप चलेगी ऐसी बस जो ऐसी कंडीशन में है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने लगे मतलब आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। कि बस एक्सपीरियंस्ड है, उसको जगह जगह एक्सीडेंट होने का, चलने का एक्सपीरियंस है।
नई नवेली बस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो कैसे लेके जाएगी, कोई भरोसा नहीं, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये भी एक व्यंग है लेकर का। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, कि जैसे बड़ी औरतें बच्चों को बेटों की तरह रखती हैं, बस भी हमें ऐसे प्यार से गोद में बैठा करके लेकर के जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। राजा समझते हैं, रंग कहते हैं गरीब को, फकीर कहते हैं सन्यासी को। एक संसार का नियम है, ऐसा माना जाता है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया वो एक दिन यहाँ से वापस जाएगा, छोड़ करके जाएगा। तो लेखक वही कहता है कि जो हमें विदा देने आए थे वहाँ पे, हमें फेयरवेल देने आए थे, उनके मन की आंखों के भाव हमें ऐसे लग रहे थे कि वो हमें हमेशा के लिए विदा देने आए, कि पता नहीं दोबारा से हम इनसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो लेखक एक लोकोक्ति का सहारा लेता है कि जिसने यहाँ जन्म लिया, जो आया है वो जाएगा ही। तो बस भी ऐसी थी कि हम भी इसके साथ साथ शायद चले जाएं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब बहाना, कूच करना मतलब जाना, इस संसार को छोड़कर जाना। लेखक कहते हैं कि हमें इस संसार को छोड़कर जाने के लिए एक बहाना चाहिए। तो ऐसा ही हमें उस बस में बैठकर फील हो रहा था, महसूस हो रहा था। जो हमें छोड़ने आए थे वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे। आगे देखिए, कहते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कि हमें ऐसे लगने लगा कि पूरी बस इंजन है, खट 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 करने लगी, आवाज़ करने लगी वो बस। हमें लगा कि हम बस में नहीं बैठे बल्कि इंजन में बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए कितना अच्छा कटाक्ष है कि बस की पूरे कांच खिड़कियाँ टूटी हुई थी, थोड़ी बहुत बची हुई थी। अब वो भी कब गिर के टूट जाएंगी, हमें लग जाएंगी, हमें उनसे बच कर बैठना था। लेकर कहता है, हम फौरन खिड़की से दूर सरके। फौरन मतलब उसी समय, सरकना मतलब हटना। उसी समय खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, कि हर यात्री को लग रहा था उसके नीचे ही इंजन लगा हुआ है। इतनी आवाज़ वो कर रही थी, इतनी खटारा बस थी, कहने का मतलब है लेखक का। आगे देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी ने दो आंदोलन किए, एक असहयोग और एक सविनय अवज्ञा अंग्रेजों के खिलाफ। असहयोग में भी वही था कि वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे किसी भी काम में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय होता है विनयपूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना, कि वो अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, उसका विरोध करेंगे, कहने का मतलब। तो बस ने भी कहा, लेखक कहते हैं कि बस भी हमें लगा वो जवान रही होगी उस समय। कहने का भाव है कि बस भी असहयोग कर रही थी। इंजन आगे जा रहा था, बॉडी पीछे की और रहने के लिए उतारू थी। इंजन उसको खींच रहा था, बॉडी वहीं जमने के लिए रेडी थी। वो सहयोग नहीं कर रही थी इंजन के साथ। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। वो कहती पूरी बस असहयोग पे थी, कभी सीट आगे जाती, कभी बाड़ी पीछे जाती, कभी इंजन आगे जाता, ऐसा चल रहा था। उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है। कि कभी सीट आगे जाती, बस थोड़ी सी ब्रेक लगाती, तो कभी बस थोड़ी स्पीड पकड़ती तो सीट पीछे चली जाती, बाड़ी आगे चली जाती। ऐसा उनके बीच में तालमेल का अभाव था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कहने का भाव है कि 8-10 मील जब बस चली तो सब कुछ एडजस्ट हो गया अपनी अपनी जगह, खटखटा के सारी वो अपनी जगह चीज़ें चली गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कि हम सीट में तो बैठे हुए थे लेकिन धंसे हुए थे, सीट उल्टा हमारे ऊपर गिरी हुई थी। लेखक कहता है, एकाएक बस रुक गई, कि अचानक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की जो टैंक है उसमें सुराख हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, बगल मतलब अपने नज़दीक, अपने पास में, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देखिए अपने आप में कितना अजीब है ये, कि बाल्टी में पेट्रोल है, नली से वो इंजन में भेज रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद मतलब आशा,
कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखिए कितना अच्छा कटाक्ष है कि इंजन भी हिल रहा था, ऐसे लग रहा था वो निकल जाएगा बाहर, और हिस्सेदार उसके अपनी गोद में रखेंगे और उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मान लो माँ बच्चे को दूध पिला रही है। आगे देखिए, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मील मतलब दूरी मापने की इकाई, कि लगभग 15-20 की स्पीड से बस चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे कि जो बाहर का नेचुरल मौसम था वो बहुत सुंदर लग रहा था, दिल को मोहने वाला लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। तो कहने का भाव है कि कहाँ तो प्राकृतिक चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो लेखक है उनसे डर रहा था प्राकृतिक चीजों से, कि पता नहीं बस कब पेड़ से टकरा जाएगी और हम मारे जाएंगे। इसलिए झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना, डूब जाना। कि कोई पानी की झील लगती तो उसको देख के भी डर लगता, पेड़ दिखाई देते उसको देख के भी डर लगता। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरकीबें मतलब कोशिशें, अनेक तरह से उसको चलाने की कोशिश की लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि बस का जो विनम्रतापूर्वक आज्ञा न मानना ड्राइवर की, वो आंदोलन उसने शुरू कर दिया। यानी बस अभी चलने वाली नहीं थी, कहने का मतलब है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब भाग्य है, ये तो संयोग की बात है कि बस अचानक रुक गई, अदरवाइज बस तो फर्स्ट क्लास है। ये भी व्यंग्यात्मक लिखा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण मतलब कमजोर, कि चांद का जो प्रकाश था, चांदनी थी थोड़ी कमजोर थी, उसके नीचे वो बस खड़ी थी और उसके ऊपर हमें दया आ रही थी एकदम से। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, कि ऐसे लग रही थी कि मान लो कोई बूढ़ी औरत थक करके बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब अपने ऊपर पछतावा होना, अपने ऊपर पश्चाताप होना, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। कि वो तो बेचारी बूढ़ी औरत है, उसके ऊपर हम बैठकर चले आ रहे हैं, हमें अपने ऊपर पछतावा था। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब डेथ, देहांत, तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान, सुनसान जगह, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि कहते हैं दाह संस्कार को, कि जैसे इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेखक कहता है कि यदि बस यहीं बैठ गई, आगे नहीं चली, तो हमें इस सुनसान जगह में इसका अंत्येष्टिकरण करना पड़ेगा, दाह संस्कार करना पड़ेगा। लेखक व्यंग्यात्मक भाषा प्रयोग कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, उसको कुछ ठीक किया। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। उसकी जो स्पीड थी, चाल मतलब स्पीड, वो और कम हो गई, गति और कम हो गई उसकी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब जो बूढ़ी बस थी उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी उसकी बैटरी डाउन हो गई और उसकी लाइटें कम रोशनी देने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। टटोलना मतलब होता है खोजना, रेंगना मतलब होता है धीरे धीरे सरकना, पेट के बल चलना। कि अब वो चांदनी की रात में रास्ता देख रही थी, लाइटें उसकी चली गई थी और बड़ी कम स्पीड में चल रही थी। वो आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। कि यदि कोई गाड़ी आती तो किनारे खड़ी हो जाती एकदम, और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी वो बूढ़ी है मानो, वो छोटी छोटी गाड़ियों को कह रही है कि निकल जाओ, जबकि डर ये है कि कहीं वो स्पीड में निकलेगी और कहीं नाले में या कहीं पहाड़ी से टकरा जाएगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंक्चर हो गया। जैसे बस पुलिया पर पहुंची, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कि वो अच्छी है कि वो गति में नहीं थी, स्पीड में नहीं थी। यदि होती तो उछलती और किसी पहाड़ी नाले में गिर जाती और सबका काम तमाम हो जाता। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ
पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि मेरे मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा जागी। क्यों जागी बता रहा है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रही हैं। सफर मतलब यात्रा, जान हथेली पर लेना मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, अपनी जान जोखिम में डालना, कि उनको पता है कि टायर कैसे हैं, फिर भी वो जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा या भक्ति भाव पैदा हो गया। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग कहते हैं त्याग को, दुर्लभ मतलब कठिन, कि बहुत कम लोगों में ऐसी भावना त्याग की मिलती है। लेकर कटाक्ष कर रहा है कि ऐसा त्याग कर रहा हो, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, कि जितना इस आदमी में साहस और बलिदान की भावना है, त्याग की भावना है, इसका सही यूज नहीं हो रहा। इसको तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी होना चाहिए, या इसको कहीं ना कहीं बॉर्डर पे देश की रक्षा करनी चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे इंतजार करते। बाहें पसारना मतलब होता है स्वागत के लिए तैयार रहना, कि यदि बस नाले में गिरती तो देवता हमारा स्वागत करते, यानी हम स्वर्गलोक पहुंच गए होते। कहने का भाव लेखक का ये है। हाँ जी, कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। कि देवता उसके इंतजार में स्वर्ग में कहते कि देखो कितना महान है, वो कितना कंजूस है। कहने का मतलब उसने टायर नहीं बदला लेकिन अपने जान दे दी। उसकी महानता के ऊपर कटाक्ष किया गया है। ऐसा महान नहीं बनना चाहिए कि जाने निकल जाए। क्या करेंगे उस पैसे का। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चले। अभी एक टायर लगा दिया घिसा हुआ पुराना। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद मतलब आशा और वक्त मतलब समय पर, कि अब हमने आशा छोड़ दी कि हम समय पर पन्ना पहुंचेंगे। हमने आशा छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कभी भी हम पन्ना नहीं पहुंचेंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पन्ना छोड़ो, अभी तो हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं से हमारी डेथ हो जाएगी, यहीं से प्राणांत हो जाएगा, बस पे कोई भरोसा नहीं है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण करना मतलब प्रस्थान करना, जाना, कि हमारी पूरी जिंदगी बस में गुजरेगी और बस से ही हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। मंजिल होता है लक्ष्य, ध्येय, एक जगह जहाँ पहुँचना होता है, कि अब ये पृथ्वी पर नहीं जाने वाली, ये तो हमें सबको लेकर स्वर्गलोक जाएगी ये बस। कहने का मतलब है हमारी बेताबी और तनाव खत्म हो गए। बेताबी मतलब बेसब्री, तनाव मतलब टेंशन। जो हम बेसब्री में थे कि हमें जाके ट्रेन पकड़नी है, टेंशन में थे पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो सब खत्म हो गए। अभी कुछ भी आशा नहीं बची। वो कहते हैं लेकर हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इत्मीनान मतलब आराम से, कि हम बिल्कुल आराम से भी बस में बैठ गए। हमने टेंशन छोड़ दी क्योंकि हमें पता था ये बस हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगी, अभी हमें ट्रेन मिलने वाली नहीं है, और हमने हंसी मजाक चालू कर दिया। तो ये पूरा अध्याय था हरिशंकर परसाई का, जिसमें उन्होंने आज की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर बड़ा ही सुंदर व्यंग्यात्मक लेख लिखा है और हास्य व्यंग्य शैली में लिखा है। तो आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।